हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस पीक पॉइंट में। और आज की इस वीडियो में हम प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्नोत्तर करेंगे। देखिए, जो प्रश्नोत्तर का दूसरा वीडियो है प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित, और प्राचीन भारत के इतिहास की एक सीरीज़ मैंने फुल डिटेल के साथ इसका जो टॉपिक है पूरा कवर कराया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और इसके एमसीक्यू का पार्ट फर्स्ट भी मैंने करा दिया है और यह पार्ट सेकंड है। और जो ये प्रश्न उत्तर हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। देखिए, जो मैंने वीडियोस बनाई हैं प्रागैतिहासिक काल से संबंधित, उसमें मैंने अच्छी तरह डिटेल से समझाया हुआ है और वहाँ से प्रश्न बन भी जाते हैं। लेकिन अधिकतर जो प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं इस टॉपिक से संबंधित, वो इस तरह के होते हैं कि अगर हमें किसी काल के बारे में पता चला है, किसी चीज़ के बारे में पता चला है जो अतीत की थी, तो उसके जो साक्ष्य हैं, उसके एविडेंस क्या थे और इसकी खुदाई किसने की, इस तरह के प्रश्न यहाँ से अधिक पूछे जाते हैं। तो आज हम इन्हीं प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे और इसके 17 प्रश्न मैं करा चुकी थी और हम 18 प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। तो अगर मैं 18 प्रश्न की बात करूं तो ये जो 18 प्रश्न है ये है कि नब्दा टोली किस राज्य में अवस्थित है। तो प्रश्न नंबर 18 है। इसका 17 क्वेश्चन मैंने कराया था कि नब्दा टोली की जो खोज है वो किसने की थी, ठीक है। और 18 क्वेश्चन है कि नब्दा टोली किस राज्य में अवस्थित है। अगर हम इसके राज्य की बात करें तो यह स्थित है एमपी में, यानी कि मध्य प्रदेश में, और यह इंदौर के निकट स्थित है। और अगर हम इसकी खुदाई की बात करें कि इसकी खोज यानी कि खुदाई उत्खनन किसने किया था, तो वो थे एचडी सांकलिया, इन्होंने इसकी खुदाई की थी। और यह जो स्थल है नब्दा टोली, जो स्थल की बात करें कि कौन सा स्थल है, तो यह एक ताम्रपाषाण यानी कि ताम्रकाल स्थल है ये। और ताम्रपाषाण काल के अगर ईयर की बात करें तो इसका ईयर है 3000 ईसा पूर्व से लेकर 2000 ईसा पूर्व तक। देखिए, मैंने बताया था जो प्रागैतिहासिक काल है उसे हम दो भागों में बांटते हैं, ताम्रपाषाण काल और यानी कि पाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। तो ये जो नब्दा टोली है कौन सा स्थल है, ये ताम्रपाषाण स्थल है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन 19 देखते हैं। देखिए, अगर क्वेश्चन 19 की बात करें तो यह है कि व्रत पाषाण स्मारकों की जो पहचान है, व्रत माने बड़ा, पाषाण माने पत्थर, व्रत पाषाण स्मारकों की जो पहचान है वो किस आधार पर की गई है। तो व्रत पाषाण स्मारकों की पहचान की बात करें तो वो की गई मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। देखिए, अगर व्रत पाषाण की बात करें हम, तो व्रत का मतलब बड़ा और पत्थर, पाषाण का मतलब पत्थर, और इसे एक नाम से और जाना जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है, वो है मेगालिथ, इसे मेगालिथ भी कहा जाता है। इन दोनों का ही अर्थ है बड़े पत्थर या शिला। तो इस काल में यानी कि व्रत पाषाण स्मारकों में जो मृतक थे उन्हें दफनाया जाता था। एक विशाल जो पत्थर होता था उससे उनकी समाधियों का निर्माण किया जाता था। और यह व्रत पाषाण कब का स्थल है, यह नवपाषाणिक स्थल है, यानी कि यह एक नवपाषाणिक स्थल है। और इसकी जो पहचान है वो किस आधार पर की गई है, मृतकों को दफनाने के रूप में। यानी कि मृतकों को क्या था, एक विशाल पत्थरों की समाधि बना दी जाती थी और उस समाधि में उनको दफनाया जाता था। और जो नवपाषाण स्थल है ये दक्षिण भारत में शवों के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ पर विभिन्न प्रकार की समाधियाँ बनाई जाती थी, जिन समाधियों को बड़े बड़े पत्थरों से दफनाया जाता था। ये हमारा क्वेश्चन 19 हो गया। अब हम 20 देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन अगर हम 20 की बात करें तो इसमें लिखा है कि राग का टीला निम्नलिखित में से किस नव पाषाणिक स्थल से संबंधित है। देखिए, अगर हम राग के टीले की बात करें, यहाँ पर आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, एक राग का टीला है, एक मृतकों का टीला। और अगर आप सभी को पता होगा कि जो मृतकों का टीला है वो किससे संबंधित है, वो मोहनजोदड़ो से संबंधित है। और जो राग का टीला है, अगर इसकी बात करें कि ये कौन सा नवपाषाणिक स्थल है, तो ये संगनकल्लू, ऑप्शन 20 का राइट होगा। संगनकल्लू नवपाषाणिक स्थल है। और जो संगनकल्लू है वो कहाँ पर स्थित है, ये कर्नाटक में स्थित है, मैसूर के पास बेल्लारी जिले में, यानी कि कर्नाटक के मैसूर के बेल्लारी जिले में स्थित है। और ये कहाँ का, ये क्या है, ये एक नवपाषाणिक स्थल है। और अगर नवपाषाण की बात करें तो ये 4000 मैंने बता ही दिया है, 4000 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक है। देखिए, अगर राग के टीले की बात करें, इसके शब्दावली की बात करें कि इसे राग का टीला क्यों कहा गया। देखिए, साक्ष्यों के आधार पर पता चलता है कि जो जानवरों का गोबर था तो क्या किया जाता था, इंसानों के द्वारा उसे जानवरों के गोबर को इकट्ठा किया जाता था और उसमें आग लगा दी जाती थी, जिससे वहां पर धीरे धीरे टीलों का निर्माण हो गया। इसीलिए इस जगह को क्या कहा गया है, राग का टीला कहा गया है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 21 देखें तो 21 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत
बहुत बार पेपर में पूछा गया है और घुमा घुमा कर पूछा गया है, इसीलिए मैंने इससे संबंधित जिस तरह के भी प्रश्न आ सकते हैं वो सब रखे हैं। देखिए जो भीमबेटका है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आप सभी को पता होगा, लगभग गुफाओं के शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। देखिए जो भीमबेटका है वो कहाँ पर है, अगर हम इसकी बात करें तो ये एमपी के रायसेन जिले में है। यह एमपी के रायसेन जिले में है भीमबेटका। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये गुफाओं के शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। देखिए जो भीमबेटका है वो क्या है? वो प्रागैतिहासिक काल का एक प्रागैतिहासिक काल का स्थल है, यानी कि भीमबेटका प्रागैतिहासिक। देखिए मैंने बताया था आपको, जो प्राचीन भारत है इसे 3 भागों में बांटा गया है, प्रागैतिहासिक काल, आगैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। देखो अगर हम प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो इस समय तक मानव में, जो मानव था उसका लिपि का विकास नहीं हुआ था, ठीक है, उसे लिखना नहीं आता था, उसे पढ़ना नहीं आता था। लेकिन क्या हो रहा था, जो मानव की जो बुद्धि थी, यानी कि बौद्धिक विकास धीरे धीरे हो रहा था, मानव की क्षमताओं का विकास हो रहा था। अब मानव क्या था, सोचने की जो शक्ति थी उसकी वो बढ़ने लगी थी, विचार करने की शक्ति उसकी बढ़ने लगी थी। तो जिस कारण उसे अपने विचारों को प्रकट करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता थी। लिपि का तो आविष्कार नहीं हुआ था, लेकिन क्या था, उसकी क्रिएटिविटी बढ़ने लगी थी। तो वो क्या करने लगा था, दीवारों पर चित्रों का निर्माण करने लगा था, यानी कि जो उसके मस्तिष्क में छप जाता था उसे वो कहीं ना कहीं अपने विचारों को प्रस्तुत करता था। जो उसका माध्यम बना वो बना उसकी चित्र, जो शैल चित्र, यानी कि शिलाओं पर, जो पत्थरों पर उसने चित्र की हैं। जो गुफाएं होती थी उनमें जो पत्थर होते थे उनके ऊपर वो चित्र बना दिया करता था। तो ये कहाँ से मिली है? सबसे ज़्यादा भीमबेटका से मिली है। और अगर हम इसकी बात करें कि जो गुफाओं के शैल चित्र हैं वो लगभग भीमबेटका में 500, भीमबेटका में हमें लगभग 500 शैल चित्र मिले हैं, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन 22 की बात करें तो क्वेश्चन 22 है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए अगर प्रागैतिहासिक काल की हम बात करें तो यह काल था 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 2000 ईसा पूर्व तक, और ये 3 भागों में विभाजित था। अगर हम इसके विभाजन की बात करें तो ये 2 भागों में विभाजित था। एक था पाषाण काल, दूसरा था ताम्रकाल। ये 2 भागों में विभाजित था, पाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। तो इसी काल में भीमबेटका में, मैं आपको बता चुकी हूँ, भीमबेटका में शैल चित्र मिले हैं, जिससे मानव क्या कर रहा था, किस किस के चित्र बनाए उसने? हाथी, सांबर, हिरण, इन सब के चित्रों को उसने दीवारों पर बनाया। इस गुफा में जीवन के विभिन्न रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा है। जो आदि मानव था उसने क्या किया है, जीवन के विभिन्न रंगों को, यानी कि जो वो सोचता था, जो वो कल्पना करता था, उसको उसने क्या किया है, अपने पेंटिंग के आधार पर बनाया है, ठीक है। अगर क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं तो देखिए घुमा के पूछा गया है और बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो देखो आप सभी को पता है भीमबेटका की गुफाएं एमपी में रायसेन जिले में अब्दुल्लागंज नगर में स्थित है। देखिए क्वेश्चन में अगर अब्दुल्लागंज आ जाए तो आपको अब्दुल्लागंज टिक करना है। तो जो भीमबेटका है उसकी गुफाएं कहाँ पर है? एमपी के रायसेन जिले में अब्दुल्लागंज में स्थित है। और यहाँ से लगभग 500 शिलाश्रय मिले हैं। कितने? 500 शिलाश्रय मिले हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 24 की बात करें तो भारत के किस शिलाश्रय में सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? अगर हम चित्रों की बात करें कि चित्र कितने मिले हैं तो ये मिले हैं, भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं भीमबेटका से, जो मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। यहाँ 500 से अधिक शिलाश्रय भी प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 25 की बात करें तो गैरिक मृदभांड पात्र यानी कि ओसीपी का नामांकन हुआ है। अगर इसके नामांकन यानी कि खुदाई की बात करें कि कहाँ से इसकी खुदाई हुई है या कहाँ से इसकी खोज हुई है, तो ये हुई है हस्तिनापुर, अतिरंजीखेड़ा, उत्तर प्रदेश से। कहाँ से हुई है? हस्तिनापुर, अतिरंजीखेड़ा, उत्तर प्रदेश से। अगर इसके नामांकन की बात करें कि जो इसका नाम है वो कैसे पड़ा, गैरिक मृदभांड पात्र, तो वहाँ की जो संस्कृति थी गैरुवणी, गैरिस मृदभांड संस्कृति, उसी के आधार पर इसका नामांकन हुआ है। यानी कि क्या ना, संस्कृति का क्या नाम था? गैरुवणी गैरिस मृदभांड संस्कृति, ठीक है।
इसी के आधार पर इनके बर्तनों का निर्माण हुआ। देखिए उस समय पर चित्रकारी के या कलरफुल बर्तन तो होते नहीं थे, प्लेन बर्तन होते थे, और ये उस समय की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी जो इन बर्तनों का निर्माण हुआ था। जो गहरे स्मृतभांड पात्र की संस्कृति है, ये जो संस्कृति है गंगा यमुना के दुआओं वाली संस्कृति के साथ ही शुरू हुई थी। यानी कि गंगा यमुना के दुआओं वाली संस्कृति और गहरे स्मृतभांड पात्र वाली संस्कृति दोनों जो थी वो एक साथ ही विकसित हुई थी। अगर हम क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो देखते हैं, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह से दफनाते थे। देखिए अगर हम ताम्रपाषाण यानी कि ताम्रकाल, ताम्रपाषाण का मतलब ताम्रकाल। देखिए मैंने बताया है कि प्रागैतिहासिक काल को 2 भागों में बांटते हैं, एक तो पाषाण काल और दूसरा क्या है, ताम्रकाल। ठीक है, तो जो ताम्रकाल है उसमें महाराष्ट्र के लोगों के बारे में पूछा गया है कि वो मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे। तो वो जो रखकर दफनाते थे वो दफनाते थे उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर, यानी कि उत्तर में उनका सर और दक्षिण में उनका पैर रखते थे। ठीक है, तो जो कब्र है, वहाँ की जो कब्र है वहाँ से क्या क्या मिली है, हड्डियाँ मिली हैं, तांबे की कुछ वस्तुएं मिली हैं। ठीक है, और जो ताम्रकाल यानी कि ताम्रकाल है यह कौन सी, यह एक जौरवे संस्कृति से संबंधित है। कौन सी, जौरवे संस्कृति से संबंधित है। इसकी कुछ बस्तियां हैं जैसे कि इनाम गांव हो गया, चंदौली हो गया, दायमाबाद हो गया, ये पूरा स्थल है वहाँ पर खोजे गए हैं इन, और यहीं से ताम्रपाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ पर लोग किस तरह से दफनाते थे, उत्तर से लेकर दक्षिण की तरफ दफनाया जाता था। अगर हम क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल के समाधान भी प्राप्त हुए, यानी कि ऐसा कहाँ से प्राप्त हुआ है कि जहाँ पर मानव को दफनाया जाता था और उसके साथ ही कुत्ते को भी दफनाया जाता था। अगर हम क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो इसका आंसर होगा ब्रुजहोम, यानी कि ब्रुजहोम में मानव कंकाल के साथ साथ कुत्ते को भी दफनाया जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बार बार पेपर में पूछा जाता है। अगर हम ब्रुजहोम की बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है, यह जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, श्रीनगर के निकट है जो। ठीक है, और देखिए अगर इसकी विशेषता की बात करें कि इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता है ग्रतवास, यानी कि यहाँ पर लोग क्या था, गड्ढे के नीचे घर बनाकर रहते थे। और ये जो स्थल है यह एक नवपाषाणिक स्थल है। अगर हम नवपाषाण की बात करें तो कब से कब तक था, 4000 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, देखिए अगर इसकी मुख्य विशेषता मैंने बताई दी है कि इसमें ब्रुजहोम में कुत्ते के साथ साथ मानव कंकाल भी मिले हैं और इसकी मुख्य विशेषता है ग्रतवास। अगर हम क्वेश्चन नंबर 28 देखें, 28 में है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव कंकाल के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। तो मैं इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, इसका आंसर है ब्रुजहोम। देखिए लगातार पेपर में ये पूछे ही गए हैं, इसलिए मैंने रिपीट किए क्वेश्चन। जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं वो अलग अलग तरह से कितने तरह से पूछे गए हैं वो मैंने रिपीट करके आपके सामने रखे हैं। तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव कंकाल के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले, ये है ब्रुजहोम, जो कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के निकट स्थित है। और यहाँ की मुख्य विशेषता क्या थी, यहाँ की मुख्य विशेषता थी ग्रतावास, यानी कि गड्ढे वाला घर। देखिए ऐसा माना जाता है कि मानव के साथ साथ कुत्ते को इसलिए दफनाया जाता होगा क्योंकि जो मानव की सबसे पसंदीदा वस्तुएं होंगी उसे उनके साथ दफना दिया जाता होगा। जैसे कि कुत्ता क्या था, मानव का पहला पालतू पशु भी है। और अगर हम क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 29 है कि ग्रत आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ये भी ब्रुजहोम से मिले हैं। ये ब्रुजहोम की मुख्य विशेषता थी, यानी कि गड्ढे के नीचे घर बनाकर रहना। ठीक है, गड्ढे वाला घर, ये मैं बताई चुकी हूँ आपको, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के निकट स्थित है। और यह जो है यहाँ पर क्या मिले हैं, मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल यानी कि कुत्ते को भी दफनाया जाता था। और ये एक नवपाषाणिक स्थल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। देखिए अगर हम क्वेश्चन नंबर 30 की बात करूं तो विंध्य क्षेत्र यानी कि जो विंध्य क्षेत्र के किस शिलाशय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। तो यह मिले हैं मानव कंकाल कहाँ से मिले, किस शिलाशय से, कौन सा शिलाशय है जहाँ से सबसे अधिक मानव कंकाल मिले हैं। तो यह लेखिया से सर्वाधिक, ये विंध्य क्षेत्र में स्थित है और यहाँ पर सर्वाधिक मानव कंकाल
मिले हैं। देखो जो ये लेखिया है, अगर इसकी बात करें तो जो जे.एन. पांडे हैं, जे.एन. पांडे ने अपनी पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक का नाम क्या था? पुरातत्व विमर्श। उन्होंने लिखा कि जो विंध्य क्षेत्र का पहला शिलालेख, यानी कि विंध्य क्षेत्र में जो लेखिया का शिलालेख 1 है, उसमें मध्य पाषाण और लघु पाषाण के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल और मिले हैं। यानी कि मध्य पाषाण काल के और लघु पाषाण काल के तो उपकरण मिले ही मिले हैं, उसके साथ साथ 17 मानव कंकाल और मिले हैं। ठीक है। और अगर मैं इसकी एक बात करूं, एक और पुरातत्ववादी हैं जॉन आर लुकास, उनके अनुसार जो लेखिया है वहां पर, जॉन आर लुकास के अनुसार लेखिया में कुल 27 मानव कंकाल मिले हैं। यानी कि शिलाश्रय संख्या 1 में तो मध्य पाषाण और लघु पाषाण के उपकरण मिले हैं और साथ में 17 मानव कंकाल मिले हैं। और अगर पूरे लेखिया की बात करें तो उन्होंने कहा है कि जॉन आर लुकास ने कहा है कि यहाँ पर 27 मानव कंकाल की प्राप्ति हुई है, यानी कि 27 मानव कंकाल की हड्डियों की प्राप्ति हुई है। तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा? लेखिया। अगर क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें तो ये है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभाग और मंत्रालयों में से किसके संलग्न कार्य करता है? देखिए, भारतीय पुरातत्व विभाग जो है वो सांस्कृतिक विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। अगर हम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की बात करें तो इसकी जो नींव थी, या इसके जो पिता कहा जाता है, वो अलेक्जेंडर कलिंगन को कहा जाता है, जिन्होंने इसकी जो नींव रखी थी 1961 में अस्थायी संस्था के रूप में रखी थी। और जो स्थायी संस्था के रूप में इस विभाग की स्थापना 1906 में हुई थी। तो एक किस विभाग के अंतर्गत आता है? यह सांस्कृतिक विभाग के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 32 की बात करें तो 32 में है भारतीय पुरातत्व का जनक। देखिए वही क्वेश्चन है, और अगर इसके जनक की बात करते हैं, ये सभी को पता ही है वैसे, अलेक्जेंडर कलिंगन। अलेक्जेंडर कलिंगन इसके पिता थे, यानी कि जनक थे। और अगर इनके जन्म की बात करूं तो 1814 में इनका जन्म हुआ था, और मृत्यु की बात करूं तो 1893 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है। और ये ब्रिटिश सेना में कार्यरत थे, और ब्रिटिश सेना में क्या कार्य था? इन्हें बंगाल के जो इंजीनियर थे उनके साथ इन्हें काम करना होता था। और 1861 में क्या हुआ? ये रिटायर हो गए। कहाँ से? ब्रिटिश सेना से रिटायर हो गए, और सेना से रिटायर होने के बाद इन्होंने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की, और इन्हें पहला महानिदेशक नियुक्त किया गया भारतीय पुरातत्व विभाग का। ठीक है। और 1906 में जो भारतीय पुरातत्व विभाग है उसे एक स्थायी सदस्यता, यानी कि स्थायी विभाग का दर्जा दिया गया। ठीक है। देखिए, अगर हम क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? अगर राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की बात करें ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है भोपाल में। अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है, अब इसका नया नाम है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। और यह जो संग्रहालय है यह है भारत सरकार के सांस्कृतिक विभाग के अंतर्गत आता है यह भी, और यह एक स्वतंत्र संगठन है। ठीक है। देखिए क्वेश्चन 33 क्वेश्चन थे टोटल दोनों वीडियो में। एक पार्ट फर्स्ट डाला हुआ है, ये सेकंड पार्ट है, और ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए थे, और इस तरह के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपको कुछ कमी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट भी आप कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।